जी हो रहा है, किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही? ये जो VMware वर्कस्टेशन वर्जन है, ये कौन से वाला है? ये 14 है। ये 14 है। सही है। ये मैंने आपकी ना जो डॉक्यूमेंटेशन दी थी ना, अगर आप सही। उसको फॉलो करें ना, तो उसके अंदर उसका उसका दिया हुआ था मैंने डाउनलोड ठीक लिंक भी। है। मैंने एक्चुअली इंस्टॉल किया 16 का ना, वो मेरे पास क्रैक है, तो मैंने इसको क्रैक कर लिया था। ओके फाइन, देखिए जिनके पास क्रैक चल रहा है या जिनके पास एक्टिवेटेड चल रहा है, वो मैं इसलिए आपको ये दिया है क्योंकि आपने आगे इसके ऊपर एक्सटेंसिव काम करना है। तो आपको जो है ना, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो अगर हो टेम्परेरी हो, 5-10 डेज का काम हो आपका, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 14 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा और आपको ये तंग करेगा, तो दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि आपके जो 14 डेज का वर्क है वो खराब ना हो जाए। तो आप पहले से इसको एक्टिवेट रखें और अपना जो वर्क है वो आप जारी रखें, जो है ना। राइट। ओके, आगे चले। यस। सब साथ है मेरे? यस। ओके। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया जाए, जिन्होंने सेटअप को देख के, जो मैंने ट्यूटोरियल या जो भी आपको पीडीएफ फाइल भेजी थी, उसको देख के अगर आपने परफॉर्म कर लिया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया तो मैं आपको चले दोबारा से जो है ना एक दफा रिपीट कर देता हूँ और आपको बेसिक्स के बारे में भी बता देता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर आपने न्यू वर्चुअल मशीन के अंदर आना है, ठीक है। वर्चुअल मशीन के अंदर आने के बाद आपको जो है ना वो दो ऑप्शंस देगा, जिसमें पहली ऑप्शन जो है वो टिपिकल है, द सेकंड वन इज द कस्टम। और जिन्होंने गाइडली जिन्होंने ये स्टेप्स परफॉर्म नहीं किए हुए, वो अभी मेरे साथ स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं, और जिन्होंने कर लिए हैं वो बस इसका जो है ना वो ओवरव्यू एक दफा देख लें, जो जो भी मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो ऑप्शंस आपको आएंगी। पहली ऑप्शन है दैट इज द टिपिकल एंड द सेकंड वन इज द कस्टम। जो टिपिकल है उसके अंदर ये है कि अगर आपने जो अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप टिपिकल यूज करें। कस्टम के अंदर आपको डिफरेंट कंट्रोलर्स और डिफरेंट वर्चुअल डिस्क की कंपैटिबिलिटी और ओल्डर वर्जन प्रोडक्ट्स वगैरह को देखना होता है, तो वो आई थिंक अभी एडवांस लेवल है, तो उसके ऊपर अभी आप फिलहाल ना जाए, तो आप डेफिनेटली इसको टिपिकल करेंगे। अब यहाँ से आपका जो है ना वो आपसे आईएसओ फाइल मांगता है। आईएसओ फाइल बेसिकली कॉम्पैक्ट करके उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया होता है, और आईएसओ जो है वो बेसिकली उसको की फाइल जो है ना वो ये गेट करता है। अभी आईएसओ की फाइल का आपको जो है ना वो पाथ ढूंढना है कि जो आपको जो मैंने काली का जो आईएसओ दिया था, या आपको मेटास्प्लाइटेबल जो मशीन है उसका मैंने जो आईएसओ दिया था, या वो आई थिंक आईएसओ नहीं था, वो आई थिंक मैंने आपको कॉन्फ़िगर्ड मशीन आपको मैंने पूरी दे दी थी ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन स्पेसिफिकली काली के लिए जो है ना वो मैंने आपको आईएसओ की जो है ना वो फाइल दी थी, ताकि आप जो है ना वो 0 to एंड तक जो है ना उसको कॉन्फ़िगर कर सकें, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ। ब्राउज पे आने के बाद जी मैं उस मशीन को ढूंढता हूँ कि जी वो मेरी जो मशीन है वो मैंने कहाँ पर रखी हुई है, तो मैं इसके लिए जो है ना वो पाथ देख लेता हूँ। आई थिंक पाथ मेरा जो है वो मैं यहाँ पर था, ये ट्रेनिंग में आ गया मैं, और यहाँ पर जो है वो मैं खाली सर्च कर लेता हूँ। देखिए देखिए कि मेरे पास ये आपका आईएसओ फाइल पड़ी गई। मैं इस आईएसओ फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जी उसने कहा कि कुड नॉट डिटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस इमेज। कोई मसला नहीं, हम आगे जाके इसको बता देते हैं कि ये कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिकली जो है वो लिनक्स है, और इसका जो वर्जन है ना वो डेबियन है। बेसिकली डेबियन एक कंपनी आप समझ लीजिए, उन्होंने इसको डेवलप किया था, तो इसकी आज जो वर्जन है वो बेसिकली डेबियन है। और डेबियन में भी जो है ये 8x64 बिट है। ये डेफिनेटली आपको कैसे पता चलेगा, ये आपका आप डिफरेंट वर्जन का जो है ना वो जाकर इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपको 2018.3 दी है, उसकी भी रीजन यही है कि जो लेटेस्ट खाली है 2020 जो अभी 2 भी आ गई आई थिंक, उस पर भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे टूल्स कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, और आपको पता है जब नई चीज आती है, रिलीज होती है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बग्स होते हैं। तो जो सबसे स्टेबल अभी जो चल रही है वो 18.3 है, अल तो और 2021 भी सही है, लेकिन उनके अंदर कुछ टूल्स हैं जो कि प्रॉपरली काम नहीं करते, जो कि हमें अक्सर जो है ना वो टेस्टिंग के दौरान चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ओल्ड वर्जन इसीलिए दिया है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर और मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है, तो चले मैं नाम ही रख लेता हूँ कि क्योंकि हमने इसमें 360 के प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो मैं लिख लेता हूँ फॉर 360। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, काली रख सकते हैं, या जो भी आपने करना है। फिर आपने बताना है कि आपने इसको सेव कहाँ करना है। अब जो कि आई थिंक सी डिफॉल्ट होता है, तो सी में मेरे की स्पेस भी नहीं है, और वो भी नहीं है, क्या कहते हैं इसको,
सी में अक्सर ये है कि इतनी हैवी चीज मत ना रखा करें। उसकी रीजन ये है कि आपकी विंडोज कभी बार खराब भी हो जाती है, तो इससे आपका डाटा भी जो है ना वो लॉस हो सकता है। तो अगर आपके पास SSD या NVMe लगी हुई है तो उसके अंदर आप इंस्टॉल करें। उससे आपको फायदा ही होगा कि आपकी जो काली है वो बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करेगी, क्योंकि ये अच्छे खासे रिसोर्सेज लेती है। एटलीस्ट मैं आपको लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूँ, या सिस्टम की स्पेसिफिकेशन। एटलीस्ट आपके पास 8 GB जो है वो रैम होनी चाहिए। प्रेफरेबल जो है वो 16 है। एंड अगर आपने SSD या NVMe लगाया हुआ तो इट वुड बी ग्रेट। ठीक है, सही है। तो मैं यहाँ पर अपना ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, AWS सॉरी NVMe का सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके ऊपर जो है वो मैं सिंपल इसको बता देता हूँ कि आप जो है वो इसके अंदर ही, क्या मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ 360 के नाम से। और तो मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं सारे, प्लीज। इंटरेक्टिव सेशन है, अपनी इनपुट भी साथ साथ लिया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग को कोई डिफिकल्टी नहीं, और आप लोग सब मेरे साथ हैं। जी, सॉरी, एनी क्वेश्चन? सर ये डेबियन का करना मस्ट है, हमने तो यूबंटू किया हुआ था 64। देखिए, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डिटेक्ट नहीं किया ना। तो अगर आप डेबियन कर देते हैं, क्योंकि ये पावर्ड बाय डेबियन है, जिस तरह होता है ना कि डेबियन ने इनको डेवलप किया है, तो ये यूबंटू नहीं है, ये बेसिकली डेबियन है। जी फ्लेवर्स है ना, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं लिनक्स की, जैसे यूबंटू है और बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली काली जो है ना, ये बेसिकली डेबियन है। ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। अब ये एक बड़ी मजेदार चीज है कि आपने स्टोरेज कितनी देनी है। अब देखिए, चूंकि होता है इस तरह के आपने अब चूंकि एक्सटेंसिव काम करना है अपने आगे भी इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें भी एक्सटेंसिव काम होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप जो है ना इसको जो स्पेस है वो 80 to 100 GB दें। क्योंकि ठीक है, बाद में आप इसकी स्पेस को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ना वो आपको करनी पड़ेगी, और वो अच्छी खासी एफर्ट है। उसके अंदर दो तरीके हैं, या तो आपको Gparted का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, या फिर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसके जो क्या कहते हैं इसको, टेबल होता है, मेमोरी टेबल होता है, उसमें जाके आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो तरीके हैं। हो तो जाता है, पॉसिबल तो है। बाकी चीजें जितनी भी हैं वो मैनुअली मतलब अगर आप सेटिंग्स में जाके कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो हो जाएंगी। लेकिन ये स्पेस एक ऐसी चीज है कि ये ऑटोमेटिकली आपके जो सेटिंग्स है वहां से जाके आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते जब तक आप प्रॉपर स्टेप्स परफॉर्म ना करें। तो मैं आपको जो है ना वो मैं एटलीस्ट कहता हूँ कि 80 तक करें। अब चूंकि मेरे पास तो आपने लेफ्ट साइड पे देख ही लिया होगा, काफी सारी मशीन है, तो मुझे तो ये मैंने ऐसी आप लोगों ने टेस्ट मशीन बनाई थी, तो मैं भी फिलहाल उसको 40 GB दे रहा हूँ। आपने एटलीस्ट इसको 80 या 100 GB देना है। अच्छा, आपने मल्टीपल फाइल्स में नहीं करना स्टोरेज को, आपने सिंगल फाइल करना है। मल्टीपल फाइल्स को प्रॉब्लम किया कि ठीक है, जब आप इसको मूव करवाएंगे कई बार, तो वो तो हो सकता है कि कहीं आपका काम आ जाए। लेकिन अगर आप उसको अगर सिंगल फाइल रखते हैं, मल्टीपल जगहों पे नहीं करते हैं, तो आपका ज्यादा बेहतर फायदा है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल फाइल्स में रखेंगे तो वो आपका जो है वो आपको प्रॉब्लम करेगा, काफी सारे प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं इसको एज अ सिंगल फाइल ही कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद जी मैं अब आ जाता हूँ इसके जो है वो कस्टमाइज हार्डवेयर के ऊपर। कस्टमाइज हार्डवेयर के ऊपर जो है वो मैं जब आता हूँ तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी शुरू होने वाला है हमारा। मैं यहीं से आपको जो है वो मैं बताऊंगा कि नेटवर्किंग जो है ना वो कैसे सारी इसकी कॉन्फ़िगर होती है, और कैसे इनका मतलब क्या है, और क्या ये चीजें आगे चलेंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे मेमोरी पूछ रहा है, तो मेमोरी आप एटलीस्ट इसको जो है ना वो 4 GB तो दे ही दे। अगर हाँ, अगर आपके पास 16 GB लगा हुआ है, जैसे मेरे पास 16 GB रैम है, तो मैं इसको एटलीस्ट जो है ना वो 8 तक भी लेके जा सकता हूँ, 6 से 8 के दरमियान रख सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास 8 GB वाला लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप इसको 4 GB तक दे देता। अभी फॉर दैट मैटर चले, मैं अभी इसको जो है ना वो 4 GB दे देता हूँ, दैट इज 4096 MB। ठीक है, तो ये आपका जो है ना 4 GB पे चला गया। अब इसकी जो बाकी सेटिंग्स है, आपने प्रोसेसर कितना देना है। प्रोसेसर अगर आपके पास अच्छा लगा हुआ है और आप उसको अगर बेहतर दे सकते हैं, तो आप 2 2 करके जो है ना भी दे सकते हैं, या 1 1 करके भी आप जो है ना वो आप दे सकते हैं, या इट डिपेंड्स अपॉन यू। मतलब मैं अगर 1 1 भी कर दूं या 2 कर दूं, तो एटलीस्ट जो है ना वो आपने इस तरह जो है ना वो 2 एक को कर देना है, या कोर प्रोसेसर आपने 1 रख लेनी है, तो ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर हो जाए।
इसके अलावा जो है वर्चुअलाइजेशन इंजन इसके अंदर है। अगर वर्चुअल मशीन के अंदर एक और वर्चुअल मशीन अगर आपने इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आपको जो है वो इसकी वर्चुअलाइजेशन जो है ना वो अनेबल करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ से आप अनेबल कर देंगे। फिलहाल अभी मुझे इसके अंदर कोई इस तरह का कोई वो नहीं चाहिए, तो मैं इसका जो है वो चेक अभी नहीं कर रहा। ठीक है, अगर इन केस फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की चीज आ जाती है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सीडी का बताया हुआ वो डेफिनेटली वो मैंने जो आईएसओ इमेज दी हुई है वो आपकी जो है वो आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, अगला जो चीज है ना, अगला ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपकी सारी नेटवर्किंग का जो है ना वो बेसिक्स जो है ना वो कवर हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैं आपको ऐसी भी बताऊंगा जो कि इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन नेटवर्क से रिलेटेड हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं तकरीबन कोई 5 के करीब जो है वो सेटिंग्स नजर आ रही हैं, जिसमें आपका पहला जो है दैट इज कॉल्ड द ब्रिज, and the second one is the NAT, third one the host only, and the fourth one custom, fifth one is the LAN segment। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने जो है ना वो अपनी नेटवर्क कैसे आपने बिल्ड करना है और कैसे आपने जो है वो इसको परफॉर्म करना है। द फर्स्ट वन इज द ब्रिज। ओके, द ब्रिज, जो ब्रिज है वो बेसिकली जो है ना वो क्या करता है और कैसे ये काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी को आइडिया है? चलिए मैं क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, थोड़ा इंटरेक्टिव कर लेते हैं। कोई पता है कि ब्रिज में क्या होता है? कोई बता सकता है? सर ब्रिज में जो आपका फिजिकल नेटवर्क चल रहा है उसी स्कीम से आईपी इसको मिल जाएगी, मतलब आप मैन्युअली दे देंगे उसी स्कीम की, तो ये ब्रिज में काम करेगा। नेट में ये अपनी एक प्राइवेट नेट टेबल बनाएगा, उसमें से आईपी देगा। जी, ब्रिज में इस तरह होते हैं जो आपका फिजिकल जो मशीन है जो जिस वाई से कनेक्ट है वही से आपको मतलब आईपी एड्रेस मिलेगा। ओके, ठीक है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं। मैं आपको थोड़ा सा फर्दर और भी बता देता हूँ। चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब आपका लैपटॉप या कोई भी सिस्टम जब कनेक्ट होता है नेटवर्क के ऊपर, तो वो एक प्रोसेस से गुजरता है, दैट इज कॉल्ड डोरा प्रोसेस। ठीक है, अब वो जो डोरा प्रोसेस है वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर जो है वो आपको पहले जो है वो आपका जो नेटवर्क अडॉप्टर है वो बेसिकली रिक्वेस्ट भेजता है आईपी के लिए। ठीक है, अब वो आईपी कैसे आगे कॉन्फ़िगर होती है, मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि आपका जो आईपी का आपकी आईपी की जो स्कीम है वो मैं बता देता हूँ। अब दो तरह की आईपीज होती हैं। पहली जो आपकी आईपी दैट इज दी पब्लिक आईपी एंड द अदर वन इज दी प्राइवेट आईपी। ये बेसिकली IPv4 का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि अब जो नंबर ऑफ आईपीज है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो अब लिमिटेड हो गई हैं। अब दो दुनिया में डिवाइसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब चूंकि इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए अब के जो हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि क्या किया गया कि अब जो है ना वो पब्लिक प्राइवेट आईपी का जो है ना वो कॉन्सेप्ट लाया गया। और ये कैसे करते हैं, आपको एक आईएसपी से जो है वो पब्लिक आईपी मिल जाती है और पब्लिक आईपी के बाद जो है ना वो नेट होकर जो है ना बेसिकली नेटिंग एक कॉन्सेप्ट है कि जो कि आपकी जो ट्रांसलेशन है वो जो नेटवर्क की ट्रांसलेशन है वो हो जाती है और वो फिर जो है ना वो प्राइवेट आईपीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब प्राइवेट आईपीज के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड सो ऑन। ठीक है, वो फिर आप उधर माशाल्लाह सारे नेटवर्क के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि आप लोग नेटवर्क के भी सिस्टम के भी लोग हैं तो आपको आइडिया होगा। नहीं भी है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ आर्टिकल्स कुछ चीज़ें आप लोगों को भेज दूंगा, उसको आप जो है ना वो स्टडी कर लेना। अब हम चूंकि जो है वो ज़्यादातर जो है वो सी क्लास का जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं आईपी एड्रेस। अब उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना वो आप 2 to the raised power 8 की अगर बात करें तो वो उसके अंदर जो है वो इसमें कुछ पोर्शन नेटवर्क का पोर्शन होता है, कुछ पोर्शन जो है ना होस्ट का पोर्शन होता है। तो जो नेटवर्क का पोर्शन है इसके अंदर वो आई थिंक जो इसके अंदर जो टोटल बिट्स हैं वो आपकी होती हैं आई थिंक 2 to the raised power 24 बिट्स क्लास सी। सॉरी, क्लास सी में 24 बिट्स होती है नेटवर्क की। जी बिल्कुल 24 बिट्स की होती है। थैंक यू फॉर दी मोर क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल होती हैं। अब जो आखिरी जो 8वां पोर्शन है ना आपका, जो आपके 16 पार्ट है ना वो नेटवर्क का पार्ट होता है एंड द 8th पार्ट इज दी फॉर दी होस्ट पार्ट। तो 2 to the raised power 8 जो है ना वो 256 होता है। अब 256 में जो पहला आपका आईपी होता है वो आपका यूजुअली यूज होता है आपके जो राउटर्स के लिए यूज होता है, और जो लास्ट आईपी होता है वो यूजुअली यूज होता है आपके ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, आपके लिए यूज होते हैं ये दो आईपीज जो हैं वो आपकी जो है वो यूज होती हैं इसके पर्पस के लिए। बाकी आप 254 या 255 अगर बात करें 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो आप आईपीज जो है ना वो आप असाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो इसमें ये है कि आपका जो DHCP है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आपको अपने राउटर के अंदर, ठीक है। जब आपका DHCP कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है, इट डिपेंड्स कि वो लास्ट से आपको आईपी देता है या आपको ऊपर से आईपीज देता है, जो भी उसको फ्री आईपी मिलती है, वो फिर एक दोहरा प्रोसेस होता है सारा। और उस प्रोसेस के तहत जो है ना वो एक मशीन जब भी आती है नेटवर्क के अंदर, उससे होता क्या है कि वो पहले आपका जो नेटवर्क अडॉप्टर है वो रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। उस रिक्वेस्ट के जवाब में जो है ना वो आपको एक आईपी दी जाती है, ठीक है। उसकी फिर एक एक्नॉलेजमेंट आती है, ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो आपका चलता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जी जब आपको जो स्पेसिफिक आईपी है वो जब दे देता है, जो अगर आपने अगर लेट से लैन पे अगर आप हैं लैन के लिए, तो वो आपको 24 आवर्स के लिए जो है वो आपको आईपी दे देगा, वो आईपी एक स्पेसिफिक आईपी जो उसके पूल में अवेलेबल होगी। अभी एक पूल है ना, अब आप 255 से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एक नेटवर्क के अंदर 255 से ज्यादा होस्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपका जो लैन है, अगर लेट से लैन है, वो आपको 24 आवर्स के लिए देता है, और जो वाईफाई है उसमें आपको 8 आवर्स के लिए जो है वो आईपी लीज मिल जाती है बेसिकली। ये नेटवर्क के अंदर जो है वो आपने देखना होता है कि आपको जो है वो किस किस्म का आपका नेटवर्क चल रहा है, ये आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। अब लेट्स एक यूनिवर्सिटी की मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। अगर मैं एक ही स्टूडेंट को उसकी आईपी को 8 आवर्स तक बाइंड करके रखूं, तो वो डेफिनेटली मेरा जो है ना वो बाकी आईपीज जो है ना वो मुझे कम पड़ जाएंगी, ठीक है। तो मैं उनका जो ड्यूरेशन है ना वो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ताकि उनको जो है वो अगर लेट्स वो चले भी जाती हैं या डिवाइस चली भी जाती है, तो वो आईपी जो है ना वो मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं आईपी लीज पे मिल जाती है आपको, जिस तरह आपको डिफरेंट चीजें लीज के ऊपर मिल जाती हैं, इस तरह आपको आईपी लीज के ऊपर दे देता है। तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है बैकएंड नेटवर्किंग का सारा, होपफुली जितना मैंने बताया आपको। यस किसी को कंफ्यूजन है पूछ लें। प्राइवेट पब्लिक आईपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या ये किस तरह आपका डोरा प्रोसेस हो रहा है, या DHCP क्या चीज है, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज। आई थिंक मेरे साथ दो तीन लोग ही हैं, कलीम साहब और याकूब साहब भी हैं, और बाकी तो कोई इतना खास इंटरेक्शन मुझे लग नहीं रही आज। ये साल क्लियर है सर। आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में थोड़ी थकावट पॉसिबिलिटी है, लेकिन आज तो खैर आपका लास्ट वीक है, अब तो इसमें ज़रा थोड़ा सा एक्टिव ही रहें। ठीक है बिलाल भाई, ये हमें कवर्ड है ये चीज़ें सारी, क्योंकि VMware के ऊपर हम तो काम करते रहे, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा सर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने असल में सबको साथ लेके चलना है। अगर एक स्टूडेंट भी या पार्टिसिपेंट सॉरी कोई भी ऐसा है जो कि जिसको नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो वो मैंने बताना जो है ना वो मेरा वो है। और हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि मैं उनमें थोड़ा सा मेरा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि थोड़ा क्लियर ना हो, आप थोड़ा क्लियर कर दें या कुछ आप ऐड कर दें चीज़ें। जिस तरह मेरे जहन से भी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहन में, तो वो स्किप भी हो जाती है। जिस तरह अभी वो करीम साहब ने मुझे बताया कि 2 to the raise पावर जो है वो 24 है, तो 24 टोटल वो है, तो टोटल 24 बिट्स हैं, तो वो फिर मेरे जहन से स्किप हुआ था, तो उन्होंने बता दिया। तो वो ये है कि मुझे चीज़ें क्लियर हुई। टू वे कम्युनिकेशन बेसिकली। जी सर, क्वेश्चन। इसमें जो है ना, जो आपने कहा है क्लास सी में सर 8 बिट्स होस्ट के लिए यूज होते हैं, 2 raised to power करके 8 और 256 होते हैं। लेकिन इसमें सर जो 256 आईपीज उसमें 254 आईपी यूजेबल होते हैं। एक नेटवर्क के लिए ये होता है और एक ब्रॉडकास्ट के लिए, ये दो यूज हम नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो पहली आईपी होती है वो आपकी जो है ना वो नेटवर्क की होती है, एंड द लास्ट वन इज यूजुअली फॉर द ब्रॉडकास्ट, 255 होती है। इट डिपेंड्स, 0 से अगर आप स्टार्ट करें तो 255 है, अगर 1 से स्टार्ट करें तो दैट विल बी 256। यस सर जी सर ये 3 क्लास के बाद कोई फिर क्लास नहीं है? नहीं, डिफरेंट क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, नहीं क्लास। सर, जी जी। मैं सर जी मैं लेक्चर की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा नहीं, 3 क्लासेस हमारी होंगी ना, एक आज है, एक कल है और परसों। अच्छा, इसके बाद कोई क्लास नहीं है फिर? अभी ये क्लास 3 बजे तक चलेगी, इसके बाद 2 क्लासेस और होंगी जो कि कल और परसों होंगी। नहीं सर जी, मैं 3 की बात कर रहा हूँ सर जी, आफ्टर नेक्स्ट वीक है ना यार। अच्छा
मैं समझ नहीं सका आपकी बात को, आप मतलब किस सेंस में कह रहे हैं? सर ये कह रहा है हमारे ऑल ओवर 3 ही सेशन है या इसके बाद नेक्स्ट वीक भी होंगे कोई सेशन? अभी फिलहाल 3 है, अगर इन केस अगर और कोई स्केड्यूल करने की जरूरत हुई तो हम करेंगे, क्योंकि मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपको हो सकता है लीड भी करूं, तो अगर और कोई सेशंस की हमें जरूरत हुई तो डेफिनेटली हम साथ साथ करते रहेंगे, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन अभी आपको नो हाउ देनी है, बेसिक से नो हाउ देनी है आपको। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, ब्रिज की बात हो रही थी। बिल्कुल, 2-3 लोगों ने बड़ा अच्छा सही जवाब दिया कि ब्रिज जो है ना वो बेसिकली आपका जो है ना वो आपके DHCP से जो है ना वो रिक्वेस्ट करता है, और एक IP जो है ना वो अल दो एक ही सिस्टम के अंदर एक VM के अंदर आपकी वो इंस्टॉल्ड हुई होती है, होगा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, लेकिन वो एक नेटवर्क के ऊपर एक यूनिक जो है ना वो बेसिकली आइडेंटिफाई हो रहा था। अब देखें, अब हमारी जो यूनिकनेस है वो क्या है इस टाइम पर, एक हमारा नाम है और एक हमारी आवाज है। हम इन दोनों चीजों से हम एक दूसरे को जो है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप सामने होते डेफिनेटली आपके जो चेहरे हैं उनसे भी मैं आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था। इसी तरह नेटवर्क के ऊपर जो है वो आपको जो है वो किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है किसी मशीन को, उसकी IP एड्रेस के ऊपर। और अगर किसी फिजिकल अगर किसी मशीन का अगर आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना तो फिर कैसे करते हैं? सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट। देखिए, नेटवर्क नेटवर्क के ऊपर तो आप IP के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं मशीन को, लेकिन फिजिकली कैसे करेंगे मशीन को आइडेंटिफाई? मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। मैक एड्रेस के थ्रू आप जो है ना वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। अब नेटवर्क के ऊपर जब ये मशीन आ जाएगी, जब हम ब्रिज करेंगे तो ब्रिज में क्या होगा कि आपका जो है वो आपका जो DHCP है उसे ये IP रिक्वेस्ट करेगा और एक यूनिकली आइडेंटिफाई करके आपको IP आपकी जो भी IP वो उसमें स्कूल में अवेलेबल होगी वो आपको असाइन कर देगा। इससे फायदा ये होगा कि आप उस नेटवर्क, वो जो मशीन है लेट्स से काली की मशीन है, वो उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी, तो बाकी जो मशीन है उनको आप इजीली जो है ना वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है जी। अब जो इसके अंदर नीचे ये रेप्लिकेट का है फंक्शन, ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपने लेट से कन्वर्ट होना है फ्रॉम वाईफाई टू लैन या लैन टू वाईफाई कन्वर्ट होना है, तो ये इजीली रेप्लिकेट करे आपके फिजिकल नेटवर्क स्टेट को। तो इसको आप चेक ही रखें, क्योंकि अगर अक्सर आपने लैन पे भी कन्वर्ट होना होता है, वाईफाई में भी कन्वर्ट होना होता है, तो आपका ये इजीली रेप्लिकेट कर दे। ठीक है। अच्छा, द सेकंड वन इज द नेट। ठीक है। अब नेट बेसिकली क्या करता है कि आपको पता है कि आपके जो लैपटॉप है या PC है उसके अंदर भी एक DHCP टाइप चीज होती है जो कि IP जो है ना वो आपको रिलीज करके लीज पे देती है। ठीक है। अब जब आप नेट करते हैं ना तो वो बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है जो पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अब जब आप कोई भी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका विंडो है लेट से, उसके अंदर आप कोई भी मशीन अगर आप डालते हैं VMware के थ्रू या आपका जो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जब डालते हैं, अगर आप उसको नेट पे रखते हैं तो वो आपको IP आपके नेटवर्क से नहीं मिलेगी, वो आपकी IP आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको लीज पर जो है ना वो IP आपको एक दे देगा। ठीक है, अपने पूल में से। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह आपने हॉटस्पॉट भी लगाया होता है अक्सर, तो हॉटस्पॉट से आपको डिफरेंट मशीन जब कनेक्ट हो रही होती है तो वो आपको एक IP आपका वो जो सिस्टम है वो आपका जो है वो आपको दे रहा होता है। ठीक है। अब ये नेट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि देखें, अगर आप लेट से अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, आपका अगर आपने लेट से अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट रखना है, अगर आप कोई मैलवेयर एनालिसिस पढ़ रहे हैं या मैलवेयर एनालिसिस का कोई काम करें, तो आपसे अगर कोई मैलवेयर चल जाता है नेटवर्क के ऊपर, अगर आपकी मशीन ब्रिज के ऊपर है तो वो डेफिनेटली वो पूरे नेटवर्क पे फैल जाएगी। लेकिन अगर आपका नेट के ऊपर है तो उसमें फिर ये चांस होता है कि आपकी सिर्फ वो जो स्पेसिफिक मशीन है और आपकी जो होस्ट मशीन है वही सिर्फ इन्फेक्ट हो, आपका पूरा नेटवर्क इन्फेक्ट होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। ठीक है। अब द थर्ड वन इज दी होस्ट ऑनली। जो होस्ट ऑनली इज दी, इसमें ये होता है कि ये बेसिकली लोग जो है वो अगेन मैं बात करूंगा मैलवेयर एनालिसिस के लिए इसको यूज करते हैं होस्ट ऑनली को। और होस्ट ऑनली में होता क्या है कि आपको इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। आपको पता है आपके मैलवेयर जो है वो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं और उनके अंदर जो है वो ये चीज़ होती है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन उनको मिलेगा तो तभी वो एक्टिवेट होंगे। तो उसको चलाने के लिए हमें क्या करते हैं कि एक फेक इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे आईनेट सिम के नाम से भी एक आता है जो कि फेक इंटरनेट प्रोवाइड करता है और उससे फिर वो मैलवेयर एक्टिवेट होता है। और अगर हमने और कोई मशीन साथ कॉन्फ़िगर की हुई है तो उससे हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यूजुअली ये होस्ट ऑनली वाला जो जो ऑप्शन है ये ज़्यादातर मैलवेयर एनालिसिस जो लोग करते हैं
उनके लिए जो है ना वो फायदेमंद है। कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क जो है ना, ये अगर आप कोई कस्टम अगर अपना कोई नेटवर्क अगर बनाना चाहते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारा एक 360 का जो है ना वो एक नेटवर्क है, हम उसका स्पेसिफिक एक वर्चुअल नेटवर्क अगर डिजाइन करते हैं तो ये हम इसमें कस्टम जो है ना कस्टमली हम इस नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लैन सेगमेंट भी इसी तरह के हम डिफरेंट लैंस को जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसमें जो है ना डिफरेंट लैन सेगमेंट्स को जो है ना वो हम बना सकते हैं कि लेट्स से एक सेगमेंट लैन सेगमेंट इसका है, एक इसका है, एक इसका है, डिफरेंट जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम होगा जो कि काली के अंदर होगा वो यूजली या तो ब्रिज पे चला चलेगा या नेट पे चलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा ब्रिज के ऊपर हमारा काम होगा, क्योंकि हमने अपनी जो काली की मशीन है उसको सेम नेटवर्क के अंदर रखना है, और जो हमारी मशीन है जिसको हमने टेस्ट परफॉर्म करना है या जिसके ऊपर हमने अटैक परफॉर्म करना है वो भी उसी नेटवर्क का पार्ट होगी, तो हम इजीली अपना टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर जी, आगे चलें। यस चले जी, मैं इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों का हो गया होगा, काफ़ी नेटवर्क की चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी इसके अंदर। अगर नहीं हुई तो मैंने आप लोगों के लिए एक सेकेंड ये आर्टिकल भी आप लोगों के लिए मैंने रखा हुआ है, ये भी मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस क्लास नोट्स भी बना के दे दूंगा। इसको पढ़ लीजिएगा कि ब्रिज का क्या मतलब है, नेट का क्या मतलब है, होस्ट ऑनली, कस्टम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का क्या मतलब है, ये पूरा आपको मैंने आर्टिकल आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके हम जो है ना वो इसको हम फिलहाल ब्रिज पे कर देते हैं। ठीक है, और ब्रिज पे करने के बाद जी हम ये यूएसबी कंट्रोलर्स हैं, इसके अंदर आपने जो बताना है कि आपकी यूएसबी जो है ना वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर साउंड कार्ड है, प्रिंटर है, डिस्प्ले वगैरह का ऑटो डिटेक्ट वगैरह, ये आई थिंक डिफॉल्ट सेटिंग्स है, इसको हम चेंज की जरूरत नहीं है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जी आपकी सेटिंग्स जो है ना वो सारी की सारी जो है वो अपनी प्रॉपरली जगह पर आ गई है। मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि एक मशीन आपकी क्रिएट हो गई है। अब आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस आप होगा, जैसे आप इसको पावर ऑन करेंगे, मैं तो खैर ऑन करूंगा तो मेरा तो ये मशीन ऑन हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की ये मशीन ऑन नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि वो अब जो नए सिस्टम जितने भी ये नए सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि विजुअलाइजेशन बाय डिफॉल्ट बंद की हुई होती है। ठीक है, डिफॉल्ट डिनाई का अब कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो सिर्फ ऑन होगी, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो बंद होगी। इसके अंदर एक वनरेबिलिटी आई थी, दैट इज कॉल्ड दी ब्लू पिल वनरेबिलिटी। मैं आपको इसका लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अगर खैर ये नोट्स में भी डाल दूंगा आपको, आप इसके बाद में रिसर्च भी कर लीजिएगा कि ब्लू पिल वनरेबिलिटी क्या है। ये बेसिकली वर्चुअलाइजेशन की एक वनरेबिलिटी थी जो कि डिस्कवर हुई थी, जिसके बाद से अब जितने भी नए सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें ये चीज़ जो है ना बाय डिफॉल्ट बंद होती है। अब आपने क्या करना है, अपने बायोस में जाकर इसको आपने अनेबल करना है। अब बायोस में जाने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो आई थिंक कंट्रोल आर दबाकर आप जो है ना, या जो भी आपका फंक्शन की है, फंक्शन F10 F11 या F9 जो भी आपका, वो आप करके बायोस में जाकर इसको अनेबल कर सकते हैं। तो सबका अनेबल्ड है? यस सर। एनीवन जिसका अनेबल्ड ना हो वो कर सकता है। बहरहाल चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर जिसने नहीं किया वो काइंडली ये चीज़ परफॉर्म कर ले। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगी। इसमें लाइव के ऑप्शन भी है। अच्छा, लाइव में बेसिकली क्या होता है कि आपका ताली जो है ना वो लाइव चलता है, इसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, डिस्क स्पेस आपकी बच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप इसको शट डाउन करेंगे आपका सारा काम जो है ना वो वाइप आउट हो जाएगा। तो हमने अपना काम वाइप आउट नहीं करना सारा, हमने एक बेशक हमारी स्टोरेज थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ा सा हमारे सिस्टम हैवी हो जाएगा, लेकिन हमारा एटलीस्ट काम चलता रहेगा। बाकी ये फोरेंसिक्स मोड है, USB परसिस्टेंट है, एन्क्रिप्टेड परसिस्टेंट है, ये एक ही चीज़ है। मतलब लाइव के ऊपर अगर आप इसको चलाएंगे तो ये इशू आपके लिए हो जाएगा। इंस्टॉल अगर करेंगे जस्ट ये आपको सिर्फ कमांड लाइन देगा। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो कमांड लाइन तो हमने नहीं करना, क्योंकि हमने कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो टूल्स हैं वो भी देखने हैं। तो हम इसको जो है ना एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जो है ना वो ग्राफिकल इंस्टॉल करेंगे। स्पीच भी है इसके अंदर, लेकिन वो आई थिंक जो स्पीच का जिसमें आई थिंक इसमें है एक मोड, लेकिन आई थिंक उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें ग्राफिकल इंस्टॉल की जरूरत है। हम इसमें ग्राफिकल इंस्टॉल ऐड कर देंगे। ठीक है,
ओके जी, हमने इंग्लिश अपनी सिलेक्ट कर ली लैंग्वेज। इसके बाद टाइम देखिए, आपकी लोकेशन या टाइम इसमें आप का ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको कोई भी सेटिंग दे देते हैं तो कोई मसले की बात नहीं। हाँ, जो लोग सीम सॉल्यूशंस या सीम के ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो फिर प्रॉपर अपना जो टाइम जोन है वो हर चीज़ प्रॉपरली सेट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपको जब भी ब्लॉग्स की कोरिलेशन देखनी होती है तो उसके अंदर टाइम का जो है वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ मैटर करती है। तो ये चीज़ आप उस वक्त देखेंगे। अदरवाइज हमें अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और अमेरिकन इंग्लिश कर लेते हैं हम, ठीक है। बल्कि हम क्या काम करते हैं, हम अपना टाइम बचाने के लिए जो है ना वो मैं आर्टिकल अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो मैं खोल लेता हूँ जल्दी से। और उसके अंदर आपको जो है ना होपफुली खैर तेज चलेगा, मेरा एनवीएम ही लगा हुआ है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली ये थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो है। तो मैं साथ साथ आर्टिकल भी मैं जो है वो मैं खोल लेता हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज़। ओके जी, आर्टिकल मैंने खोल लिया। हम इस आर्टिकल से देख लेते हैं क्योंकि टाइम हमारा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर, तो वो बैक एंड पे चीज़ें चलती रहेंगी। ये चीज़ें मैंने आपको खैर करवा दी हैं सारी। अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपने अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने डू नॉट कॉन्फ़िगर नेटवर्क एट दिस टाइम, क्योंकि इसमें ये है कि अभी आपको कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे परफॉर्म कर दिए, ठीक है। आप इसमें होस्ट नेम आपसे पूछेगा, वो आप बेशक इसमें जो भी आप अपना नाम देना चाहते हैं काली आप नाम दे दें इसको, ठीक है। इसके बाद जी आप इसका पासवर्ड देंगे, ठीक है। अक्सर लोग रूट का पासवर्ड टू दे देते हैं, ये मिस कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत गलत बात है कि आप रूट का पासवर्ड जो है ना वो टू देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी मशीन कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स के साथ आप लोग चल रहे थे। और कोशिश करें पासवर्ड जो है ना वो पासवर्ड पॉलिसी, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी है वो आप यूज़ करें। अगर लेट से पासवर्ड इसका भूल जाता है आपको, तो इसके अंदर भी एक बायोस आता है, वो एक पूरा प्रोसीजर है। वो फिर लेंथी थोड़ा सा है, लेकिन आपका पासवर्ड भी रीसेट हो जाता है, उसमें मसले की बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें पासवर्ड याद भी रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी यूज़ करें। ओके जी, नेक्स्ट हम वही बात है कि हम यहाँ पर जो है ना वो टाइम जोन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईस्टर्न भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो भी टाइम कोरिलेशन की आपको अभी इसमें ज़रूरत नहीं है ना, आप अभी हम सी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर आप गाइडेड यूज इंटायर डिस्क यूज़ कर सकते हैं, आप एलवीएम या एनक्रिप्टेड एलवीएम भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप जो है ना इंटायर गाइडेड जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको एक ये बात ज़रूर बता दूं कि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैंने 50 GB अगर जगह दे दी तो ये 50 GB उसी वक्त ले नहीं लेता, ये हाँ बैक एंड पे रिजर्व कर लेता है। मतलब ये आपके जो मेमोरी के अंदर जो है वो उसको देखता है कि अगर उसी वक्त ही कंज्यूम कर लेता है आपके जो 50-60 GB है, ये इस वक्त के साथ 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 हाँ ये कि वो एलोकेट कर देता है। और एलोकेशन के बाद जो है ना वो बेसिकली उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन या फाइल एंटर करें तो उस हिसाब से आपकी ये फाइल को करता है, ठीक है। इसके बाद आप ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन करेंगे। अगर आप डिफरेंट पार्टीशन बनाना चाहते हैं, C, D, E, F जिस तरह होता है आपके कंप्यूटर इसके अंदर विंडोज के अंदर, आप इसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट पार्टीशन जो है ना वो बना सकते हैं, लेकिन फॉर न्यू यूजर रिकमेंडेड ये है कि आप वन पार्टीशन के अंदर करें। फिर इसके बाद फिनिशिंग एंड राइट टू डिस्क आप करेंगे यस। और इसके बाद नेटवर्क मिररिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपने ग्रब लोडर आपको डालने की ज़रूरत है बिल्कुल, क्योंकि ये आपके ग्रब लोडर से जो है ना वो आपका चलेगा। फिर आप अपने रीस्टार्ट करेंगे और आपको जो है ना वो आपका जो इंटरफेस है वो इस तरह का कुछ आपको नज़र आ जाएगा, जो कि मैं अभी भी आपको दिखा इंटरफेस कैसा होगा। अब फिलहाल मैं इस मशीन को जो है वो शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी इस मशीन को जो है ना वो ऑन कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। फिर इसको 1 मिनट लगेगा तक ऑन होने में, तो वी विल वेट फॉर दी
क्लास चल रही है। तब तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर आपने कहा इसके लिए 80 GB, अगर लैपटॉप में स्पेस ही ना हो, मैंने 30 GB एलोकेट किया हुआ है, तो उस पे काम चल जाएगा? देखिए 30 GB पे काम चल तो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सटेंसिव काम करेंगे, कुछ टूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर या और चीज़ें परफॉर्म करेंगे, तो वो आपकी स्पेस ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। 80 जो है ना वो नॉर्मली आपके 6 months to 1 year तक चलती है इजीली, अगर आप एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो खैर काफ़ी टाइम भी निकाल जाती है, लेकिन इट डिपेंड्स आपके काम क्या कर रहे हैं। लेकिन 80 GB वुड बी सेफ। ठीक है सर, कर लेंगे कुछ। चलिए जी, मशीन जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑन हो गई है। आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और आपकी जो मशीन जो है वो आपकी चल जाएगी। आई थिंक मेरे डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा भी, हालांकि काफ़ी हैवी सिस्टम मैंने रखा हुआ है। 3 GB रैम है, VMES सारा कुछ है इसके अंदर, लेकिन स्टिल जो है ना ये काली जो है वो आपके जो स्पेस है और सारी आपकी जो मेमोरी है, ये इसकी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है इसकी, तो इट विल बी लिटिल स्लो। है मेरे पास 2021 भी है, उस पर भी मैं आपको करवा सकता था चीज़ें, लेकिन ये कि आपके पास जो मशीन आप लोगों के पास ऑलरेडी है उसी को जो है ना वो देखा जाए। ओके चले जी, अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ही कर देता हूँ ताकि आपको फुल नजर आए। खैर काफ़ी मैंने इस पर काम किया हुआ है तो आपको काफ़ी चीज़ें नजर आ रही होंगी इसके ऊपर। आपने क्या करना है कि आपका ये फाइल सिस्टम उसी तरह है जिस तरह का आप पे जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह ही चलता है। इसके अंदर भी डेस्कटॉप है, इसके अंदर भी आप अगर अदर लोकेशन के अंदर जाए तो ये आपकी डिफरेंट जो है ना वो कंप्यूटर्स आ रहे होते हैं। 2 डिस्क मैंने इसके अंदर बनाई हुई है, कंप्यूटर के नाम से और एक इमरान के नाम से बनाई हुई है, ठीक है। और आप इसके अंदर जो है वो इसी तरह फाइल्स बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वो सारा वो है। मैं आपको ओवरऑल दे देता हूँ काली का। इसके अंदर जो है वो आप एप्लीकेशंस के अंदर आएंगे। जब एप्लीकेशंस के आप अंदर आएंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड टूल मिल जाएंगे, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस से मिल जाएंगे, वेब एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, डेटाबेस, ईच एंड एवरी, मतलब ये कोई तकरीबन कोई 14 कैटेगरीज हैं जिसके आपको जो है ना वो टूल्स आपको जो है ना वो इसके अंदर, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तौर पे जो है ना वो आपको होते हैं। आपको पीटी के लिए ज़्यादातर काली की यूज़ की जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। विंडोज़ में चूंकि ये वाले सारे टूल्स जो है ना या तो पेन है या तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो बहुत मुश्किल है। आपको ये बने बनाए टूल और कॉन्फ़िगर टूल इस मशीन के अंदर मिल जाते हैं, तभी आप जो है ना ये काली को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है जी। ओके, अब जो लिनक्स वाले लोग हैं वो तो आपको पता है ज़्यादातर जो है ना वो आपका जो मशहूर ज़माना है टर्मिनल उसको ही इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक वो मैनुअल जो चीज़
चीज़ें हैं उन मतलब मैनुअल से मुराद है कि आपका वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप जब वो सिस्टम नहीं होता विंडोज़ में, तो हम चले हर चीज़ को माई कंप्यूटर में जाके सी में जाके जो भी हमने चीज़ परफॉर्म करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, जो भी करना है। लेकिन लिनक्स के काली लिनक्स के केस में जो है ना आपको टर्मिनल का बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना आपकी हैंड्स ऑन रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी मशीन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको टर्मिनल एक्सेस मिलेगी, आपको उसका GUI नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके टर्मिनल के ऊपर जो है ना वो बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, चाहे वो विंडोज़ की हो या चाहे वो लिनक्स की हो। लेकिन हम लेट्स स्टार्ट विद लिनक्स, फिर आप विंडोज़ की सीख सकते हैं। अब जो इसके जो लेफ्ट साइड पे जो टूल्स आ रही है, ये मोस्ट कॉमन जो टूल्स यूज़ होते हैं जो मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, आपका आर्मिटेज है, बगफ्रूट है, मल्टीको वगैरह है, ये सारे आपके जो है ना ये एक वेल नोन टूल्स हैं आपके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अब हम थोड़ा सा जो है ना इसको आपकी जो काली लिनक्स की जो बेसिक कमांड्स हैं इनको देख लेते हैं। आपके लिए मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है कमांड्स की। कमांड तो खैर काफ़ी ज़्यादा है इसकी, लेकिन जो टॉप 25 या 30 कमांड्स हैं वो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाकर रखी हुई हैं। वो कुछ मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आप उसको जो है वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है, बाद में भी प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जी लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कमांड, दैट इज दी। अगर आपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर लेट से जाना हो तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे CD डेस्कटॉप। अगर लेट से मैंने डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगा, डेस्कटॉप लिखूंगा, ठीक है। ये पहली कमांड है। अब अगर आप टैब दबाते हैं, अगर कोई वो एग्जिस्ट करती है फाइल या कोई भी अगर कोई भी चीज़ वो फाइल नेम अगर एग्जिस्ट करती है टैब से वो कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं CD लिखता हूँ ना, यहाँ पे मैं डेस्क लिखूंगा सिर्फ ना, तो वो मुझे अंदर जो भी अगर कोई फोल्डर या कोई फाइल बनी हुई, मतलब जो फाइल सॉरी फोल्डर बना हुआ है फाइल के अंदर तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली उसको एक्सेस करने का डिफरेंट तरीका वो भी बताऊंगा। तो मैं टैब दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है जी। अच्छा, अगर आपने डायरेक्टरी देखना हो कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स पड़े हुए हैं, तो उसके लिए आप करेंगे LS। अब इसके अंदर मैंने बेताशा चीज़ें जो है ना वो डाली हुई है कि क्या मतलब डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो मेरी इसके अंदर जो है ना वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो कि बहुत सारे आपको एफजीज भी नजर आ रहे होंगे, बहुत कुछ नजर आ रहा होगा डेस्कटॉप के ऊपर, ये कंटेंट नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, इसके लिए एक और कमांड अगर मैंने देखना हो कि किस फाइल को क्या परमिशन है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, LS-L करूंगा, तो मुझे जी ठीक है सर। LS-L करूंगा तो मुझे ये बता देगा कि कौन सी क्या कहते हैं इसको फाइल को क्या परमिशन है। मुझे आप बता सकते हैं कि ये इसका क्या मतलब है, ये है, इसका क्या मतलब है, -RWX ये फाइल है सर, ये डैश फाइल के लिए, डैश फाइल के लिए और डी डायरेक्टरी के लिए। डायरेक्टरी इसका मतलब ये है कि इसको पूरे राइट्स मिले हुए हैं इस फाइल को, ये डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। मतलब रीड राइट ये RWX 3 दफा क्यों आ रहा है? ये सर जी पहला तो चेंज ऑनर, चेंज ग्रुप ग्रुप और और अदर्स। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो पहला बेटा है ना, इसका पहला बेटा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आगे जाके जब कोई हैकिंग परफॉर्म करेंगे या फिर उसमें होगा ये कि जब आप मशीन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, उसमें फिर आपको ये चीज़ काम आएगी कि कौन सी फाइल को क्या परमिशन है, उससे फिर आप रिवर्स एस्केलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसकी बेसिक्स आपको का नो हाउ होना चाहिए, बाद की चीज़ें जो फिर ये कि वो वर्क के साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जो पहला बेटा है वो बेसिकली डायरेक्टरी का होता है, और जो बाकी जो ये जो 3 बिट्स हैं, ये रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये बेसिकली ग्रुप है। उसके लिए जो है ना वो आप कर सकते हैं। आप डिफरेंट फाइल का जो है ना वो डिफरेंट स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक सिमुलेशन रखी हुई है, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब ये सिमुलेशन जो है ना वो बेसिकली एक वेबसाइट है, दैट इज कॉल्ड DCH मोड कैलकुलेटर। ये आपके जो CH मोड कैलकुलेटर है, ये बेसिकली कमांड है जो कि आपकी जो फाइल परमिशंस है उनको चेंज कर लेता है। अब 3 तरह के जो है यूजर एग्जिस्ट करते हैं विंडोज में भी, आपको पता है एक गेस्ट होता है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और एक आपका नॉर्मल अकाउंट होता है। इसी तरह काली के अंदर भी या लिनक्स के अंदर भी 3 तरह के जो है ना वो यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो है ना दैट इज द कॉल्ड ओनर, एंड द थर्ड वन इज द ग्रुप, एंड द थर्ड वन इज द पब्लिक। अब आपका जो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप BS कर रहे थे उसके अंदर आपको जो भी कंप्यूटर्स दिए जाते थे वो पब्लिकली अकाउंट के ऊपर दिए जाते थे या स्पेसिफिकली ग्रुप के ऊपर दिए जाते थे। उसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव या आपके पास ओनर ग्रुप के राइट्स नहीं होते थे।
अक्सर लोग रूट और ऑनर को मिक्स कर देते हैं। रूट इज समथिंग एज, रूट के पास तो फुल प्रिविलेज होती है, ऑनर के पास जो है ना वो आप एक समझ सकते हैं कि किसी हद तक जो है ना वो एक स्टेप नीचे होता है वो आपके रूट लेवल से, ठीक है। तो ये जो पहली 3 बिट्स हैं, ये देखिए RWX और RWX। अब ठीक है, अब इसकी ना एक नंबरिंग होती है, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करती हैं आप? अब आपका लेट से अगर आपने लिखनी है कमांड chmod और आगे आपने नंबर देना और आगे फाइल नेम दे देनी। लेट से मैं कहता हूँ जो आपका रीड है और जो आपका राइट है और जो आपका एग्जीक्यूट है, ये टोटल जो नंबर ऑफ जो बिट्स है वो होती है 7। 4 जो है ना वो रीड है, 2 आपका राइट है, 1 आपका एग्जीक्यूट है। और ये आपका जो है वो बेसिकली 2 to the raise power 2, 2 to the raise power 1 एंड 2 to the raise power 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लेट से ओनर ग्रुप को किसी फाइल की परमिशन देनी है तो आप लिखेंगे chmod 700 और आगे आप लिखेंगे उस फाइल का नाम, ठीक है। और आप इससे क्या होगा कि ये सिर्फ ओनर ग्रुप के लिए जो है वो ये फाइल एक्सेसिबल होगी, बाकी ग्रुप और पब्लिक के लिए वो फाइल ना रीडेबल होगी, ना राइट होगी, ना एग्जीक्यूट हो सकेगी वो फाइल, ठीक है। अब आप यहाँ पर लेट से, अब मैं कहता हूँ कि मैं लेट से ग्रुप को भी कहता हूँ कि यार सिर्फ एग्जीक्यूट कर सके, सिर्फ उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करवा सके, तो वो उसके लिए 710 होगा, क्योंकि 4 रीड, 2 राइट के लिए और 1 एग्जीक्यूट के लिए। पहला बिट जो है ना वो आपका ये एड ऑन होगा, 4 + 2 + 1 दैट इज 7। सेकेंड बिट के लिए भी ऐसे ही होगा, ग्रुप के लिए भी ऐसे ही होगा। अगर आप सिर्फ एग्जीक्यूट और राइट की देंगे परमिशन तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा, और पब्लिक के लिए आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वो आपके लिए 0 हो जाएगा। क्लियर है जी? यस। अगर किसी को कंफ्यूजन है, और इसके अलावा मैंने आपके लिए एक ये आर्टिकल, वो तो सेमिनेशन थी, ये आर्टिकल आपके लिए जो है ना वो काफ़ी लेंथी आर्टिकल है, आप इसको भी रीड कीजिएगा कि ये किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट हो गए, ये 7 आता है, फिर आपका रीड राइट का क्या मतलब है, ये सारा कुछ जो है ना वो आपका आर्टिकल में मैं आपको भेज दूंगा, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने लेट से अगर इसमें मैं दोबारा अपनी काली लिनक्स की मशीन में आ जाता हूँ, मैंने अगर किसी स्पेसिफिक फाइल को अगर क्या कहते हैं इसको, अगर कोई भी एक फाइल है उसको अगर मैंने देनी है, जैसे चले मैं आपको एक और कमांड भी बता देता हूँ फाइल बनाने के लिए। अगर आपने कोई भी फाइल बनानी है तो उसके लिए आप लिखेंगे टच, कोई भी टेक्स्ट फाइल बनानी है टच, और आगे लिखेंगे लेट्स से मैं कहता हूँ 360.txt, ठीक है। ये एक फाइल जो है ना वो डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट हो गई है, और जैसे आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि काफ़ी मैंने डेस्कटॉप पे भी डाला हुआ है, तो इसमें अभी क्रिएट होने में जो है ना 1 सेकंड इसको लगेगा, ठीक है। ये फाइल क्रिएट होगी है डेस्कटॉप के ऊपर। अब ठीक है, अगर आपने उस फाइल को अगर आपने परमिशन देनी है, ठीक है, तो मैं कहूँगा chmod, मैं कहता हूँ कि लेट्स से 700। अब इसका क्या मतलब है 700? कोई मुझे बता सकता है? ऑनर को फुल है, बाकी को ग्रुप और उसको नहीं है कोई परमिशन। अच्छा, अगर मैं कह देता हूँ 703, इसका क्या मतलब है? रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है अदर्स को, और नहीं, 703 से मुराद क्या? 7 क्या चीज बता रही है? 7 ऑनर। हाँ जी, ऑनर 703 का मतलब है कि ऑनर ग्रुप के लिए सारी परमिशन है, और 0 का मतलब है कि जो आपके जो सेकंड ग्रुप के लिए नहीं है, ग्रुप के लिए, और पब्लिक के लिए आपके लिए जो है ना वो राइट एग्जीक्यूट। राइट एग्जीक्यूट। अब चूंकि इसमें लोग थोड़ा सा लॉजिकल मिस्टेक ये कर देते हैं कि अगर लेट्स से अगर आपने पब्लिक को इतनी एक्सेस दे दिया है, और जो ग्रुप है आपका वो भी तो पब्लिक का ही पार्ट है ना, तो डेफिनेटली उसको भी वो एक्सेस उतनी मिल जाएगी। तो आपने जो है वो उस हिसाब से सोचना है कि आपने जो परमिशन है ना वो आपने इस हिसाब से सेट करनी है। जैसे मैं इसको कहता हूँ आप जो है ना वो 5302, तो ये अब आपका पब्लिक के लिए ये चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको लेट से कहता हूँ आगे फाइल का नाम दे देता हूँ, तो अब मेरी फाइल जो है ना वो बेसिकली क्या हुआ है कि आपकी इसको अब आपको मिल गया। मैं ls-l करता हूँ। अब इसके अंदर जो है वो हम देख लेते हैं कि मेरी वो जो 360 की फाइल है वो कहाँ पर पड़ी है, होगी टॉप पे ही होगी कहीं पर, क्योंकि नाम ही ऐसा है। हाँ, ये देखें, इसके अंदर रीड राइट एग्जीक्यूट सिर्फ, क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं है, ये एक फाइल है, तो ये डी का वो नहीं आया हुआ, ठीक है, ब्लैक है ये। तो मुझे जो आपका ऑनर ग्रुप है उसके लिए रीड राइट, और आपके जो ग्रुप है उसके लिए जो है ना सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन मिली हुई है, ठीक है।
अब लेट से मैंने एक फाइल का जो है ना वो लेट से कंटेंट जो है ना वो कंटेंट जो है ना वो मैन्युअली भी जाके ऐड कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आपकी फाइल पड़ी हुई है, आप उसको ओपन करें और जाकर आप कोई भी कंटेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप मैन्युअली भी आप ऐड कर सकते हैं। आप लिखेंगे कैट और आगे आप ये साइन देंगे और उससे आगे आप जो है ना अपनी फाइल का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट ऐड करना चाहें, मैं कहूँगा ये दिस इज 360 एंड बस एंटर दबाऊंगा, कंट्रोल सी दबाऊंगा तो वो उसके अंदर राइट हो जाएगा। अब मैं दोबारा कैट करके देखूंगा उस फाइल को, तो वो फाइल के कंटेंट्स आपके पास जो है ना वो आपको अवेलेबल होंगे। मैं चूंकि आपको कमांड लाइन पे रखूंगा, मैनुअली मैं प्रेफर नहीं करता लिनक्स को, वैसे भी आपने मैनुअली प्रेफर नहीं करना, आपने इसी तरह जो है ना वो इसको आपने चलाना है। ठीक है, अगर आपने लेट से क्या कहते हैं उसको, अगर कोई फाइल जो है ना वो डिलीट करनी है तो आप जस्ट लिखेंगे rm और आके आप उस फाइल का नाम दे देंगे। मैं फिलहाल अभी डिलीट नहीं कर रहा, आप जस्ट आपने इस फाइल को ऐसे रिमूव करना है। अक्सर ये मैं क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपने किसी लॉग्स को रिमूव करना हो या किसी फाइल को रिमूव करना हो तो आप इस कमांड से आप रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड, सॉरी। सॉरी प्लीज। अच्छा, कोई भी फाइल डिलीट करने का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं अब कोई एक और चीज आपको बता दूं, तो अगर मैंने कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो लेट से, तो मैं डायरेक्टरी के लिए लिखूंगा mkdir लिखूंगा, मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद जो है वो मैं उस फोल्डर का नाम दे दूंगा। ठीक है, उस फोल्डर का नाम मैं दे दूंगा और वो फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर। ये आपका पाथ है बेसिकली। ठीक है, ये आपका पाथ है। तो ये एक डायरेक्टरी जो है ना वो आपकी क्रिएट होगी। अगर मैंने इस डायरेक्टरी में जाना है तो मैं लिखूंगा cd 360, तो ये मैं उस डायरेक्टरी के अंदर। अगर आपने डायरेक्टरी एक स्टेप पीछे जाना है तो आप cd डॉट डॉट करके पीछे जाएंगे। अगर आपने फुल रूट के ऊपर जाना है तो आप लेट से अगर cd 360 के अंदर भी है तो आप 10 cd लिखेंगे तो आप डायरेक्टली रूट के अंदर भी चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जो डायरेक्टरी को डिलीट करने का तरीका है वो फाइल से डिफरेंट है। आप डायरेक्टरी के लिए लिखेंगे rm-r का स्विच लिखेंगे और तभी अब वो आपकी डायरेक्टरी जो है ना वो आपकी डिलीट होगी। ये डायरेक्टरी के लिए बेसिकली। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी तभी डिलीट हो सकती है जब आप -r का स्विच रखेंगे। टेंशन नहीं लेनी, ये कमांड्स आपको वैसे तो टिप्स पे होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका पूरा का पूरा इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? ओके जी, आप थोड़ा सा आगे चलती है। अगर आपने देखना हो कि आपको आईपी क्या मिली है तो आप इफ कॉन्फ़िग करेंगे, जबकि आप आईपी कॉन्फ़िग करते हैं विंडोज के लिए तो आप आईपी कॉन्फ़िग करके देख सकते हैं कि जी मुझे 192.168.1.67 मिली जो कि फिलहाल भाई एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज। थोड़ा सा अब भाई आपने जो फाइल और डायरेक्टरी पे जो आपने काम किया उसकी ऑनरशिप जो थी वो रूट के पास है। जी हमने अगर अगर इसकी ऑनरशिप चेंज करनी है किसी और यूज़र पे तो उसकी क्या कमांड्स होंगी? उसके लिए आप सिंपल लिखेंगे chmod और आपने उसकी जो आपने जो भी करना है, लेफ्ट साइड में कहते हैं 700, तो ऑनर ग्रुप के लिए जो है वो बेसिकली क्या होगा कि हमें यूज़र बनाना पड़ेगा एक ना। नहीं, वो यूजर बनाना पड़ेगा ना आपको। वो यूजर बनाने का मैं तरीका आपको आगे बताता हूँ। राइट। ठीक है, अब लेट से चले आपने बात ही कर ली है तो मैं आपको यूजर, आप क्या करेंगे, ऐड यूजर की कमांड डालेंगे। ठीक है, अब वो ऐड यूजर की जब आप कमांड डालेंगे ना तो आपसे यूजर पूछेगा। लेट से ऐड यूजर में कहता हूँ 360। ठीक है, अब मैं 360 का डालूंगा तो एक सेकेंड, इसकी कमांड यूजर की यही थी, यूजर ऐड। हाँ यूजर ऐड था आई थिंक। एक सेकंड रुकिएगा, मैं शायद कमांड्स में थोड़ा सा ऐड यूजर से भी सर हो जाती है, यूजर ऐड से भी हो जाती है। हाँ वो मैं वही देख रहा था कि क्यों नहीं हो रही। only 1 or 2 names allowed। अहमद चले कर लेते हैं। हाँ ये देखें, ऐड यूजर अहमद आगे। मुझे असल में वो 360 शायद नुमेरिक में था। पहले फाइल भी है, फोल्डर भी बना है वो भी। हाँ वही ना शायद हो सकता है। अब ये देखिए, मैंने एक अहमद के नाम से जो है ना वो एक यूजर पर क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अहमद और इसका वो मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, मैं दोबारा पासवर्ड कर रहा हूँ।
फुल नेम में से पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ अहमद नाम है इसका, बाकी रूम नंबर जो भी आप इसको देना चाहें, वर्क प्लेस वो पूछा, करेक्शन। ये अब आपके पास जो है ना ये एक यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये यूजर जो है ना वो आपका जो है ना वो एक पब्लिक टाइप का जो है ना वो यूजर क्रिएट हो गया। इसकी फिर डेफिनेटली आप कॉन्फ़िगरेशंस में सूडो की फाइल में जाकर आप उसकी परमिशंस को चेंज कर सकते हैं कि आपने किस यूजर को क्या परमिशन देनी है और क्या आपने आपको उसको किस लेवल का आपने यूजर बनाना है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वो फाइल जो है ना, अब आप डेफिनेटली यहाँ से आप लॉग आउट होंगे, यहाँ से अगर आप लॉग आउट होंगे और उस में जब आप स्विच करेंगे ना, जब उस यूजर में आप स्विच करेंगे तो आपके पास वही फाइल आपको नजर आ रही होगी। इसका एक फोल्डर होता है, डेस्कटॉप के अंदर जाके रूट का एक फोल्डर होता है, ठीक है। उसके अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर वही फाइल सिर्फ पड़ी होंगी जो कि रूट ने आपको एक्सेसिबिलिटी उसकी दी हुई है, ठीक है। जैसे राइट की दी हुई है, रीड की दी हुई है, एग्जीक्यूट की दी हुई है, वो आपके पास वहां पर वो फाइल्स शो हो जाएंगे। उसका पाथ आई थिंक यही है कि डेस्कटॉप में रूट के अंदर, और बल्कि मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ, शायद अगर इसमें वो पाथ अगर आ रहा हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंप्यूटर्स में जाएंगे इस तरह, और हाँ ये देखें माई कंप्यूटर्स में जाके रूट का ये फोल्डर होगा, ये इसी तरह यूजर के अंदर भी रूट का फोल्डर बना होगा और उसके अंदर आपकी फाइल जो है ना वो आपको शो हो रही होंगी जो रूट ने आपको जिनकी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है जी। चलिए हमने यूजर भी क्रिएट कर लिया। अगर आपने अपनी काली का पासवर्ड चेंज करना है, ये पासवर्ड वाली कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मशीन कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उसका पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो PASSWD लिखेंगे, वो आप पासवर्ड पूछ रहा है, मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे मैं दे दूंगा तो वो पासवर्ड जो है ना वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो इसके अंदर सर्विसेज आपने सही। कैसे यूज करी है से जी, कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है। ओके इसके अंदर डिफरेंट आपने जो है वो सर्विसेज कैसे यूज करी है, लेट्स से सर्विस अपाची की अगर आपने कोई सर्विस यूज करनी है तो आप देखेंगे सर्विस अपाची 2 स्टेटस पहले चेक कर लेंगे क्या स्टेटस है, तो वो आपको स्टेटस भी बता देगा कि अभी फिलहाल जो है ना ये आपकी जो सर्विस है वो अभी अपाची डिसेबल्ड है, ठीक है। अभी अगर आपने इसको एक्टिव करना हो, एक्टिव जो है ना वो इनएक्टिव है, डेड है अभी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस सर्विस को अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट लिखेंगे और सर्विस अपाची 2 स्टार्ट लिखेंगे आप, ठीक है, तो वो आपकी सर्विस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इसको स्टॉप करना है या रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट के लिए भी आप इस तरह करेंगे, रीस्टार्ट लिखेंगे, और अगर आपने स्टॉप करना है तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं। अब ये बैक कमांड कैसे आती है, ये आप एरो दबाएंगे ना तो आपकी जो पिछली कमांड है वो आपकी आ जाएगी। आपने अगर टर्मिनल क्लियर करना हो तो आप क्लियर का बटन क्लियर लिखेंगे और आपकी ये भी कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। क्लियर जी? ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, इसमें जो कंसेप्ट होता है SE लिनक्स का, सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स, वो हमने इसमें डिसेबल रखी है, इनेबल रखी हुई है? सिक्योरिटी इनहैंस लिनक्स से मुराद आपका, सॉरी? हमारी होता है SE लिनक्स की एक सर्विस होती है, इसमें जो सिक्योरिटी इनहेंस वगैरह इसका जो कंसेप्ट होता है, तो हमने उसमें उसको अभी आप स्टेटस देखें इसमें वो इनेबल है या डिसेबल होगी काली लिनक्स ओके आप में? मुझे कमांड बता दें, मैं देख लेता हूँ। आप वो सर्विस स्टेटस में चेक कर लें, SE स्टेटस चेक कर लें उसका। सर्विस स्टेटस स्टेटस SE SE आप कह रहे हैं? लिनक्स। सर्विस स्टेटस। एक बंदा बताए प्लीज, सर्विस हाँ, स्टेटस स्पेस SE लिनक्स, ये इकट्ठा ही है सर। ओके। अनरिकग्नाइज्ड सर्विस आ रही है, मेरा ख्याल है फिर इसमें इंस्टॉल नहीं होगा ये। बल्कि एक सेकंड, आई थिंक कमांड का प्रॉब्लम है, इस तरह होगी कमांड। स्टार्ट में नहीं सॉरी, could not be found। ये बेसिकली देखिए आप जो बात कर रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट जो है ना इनके अंदर सिक्योरिटी एम्बेडेड होती है। अगर आप जाए ना इसकी सिक्योरिटी के अंदर तो वो आपको जो है ना वो डिफरेंट उसकी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो अनेबल्ड होती है, ठीक है। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। ओके जी।
अब ये कि इसके अलावा इसकी जो है वो एडवांस भी जो है वो कुछ हैं जिसके अंदर आप गिट हब से कैसे जो है वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट आगे जाकर आपको गिट हब के ऊपर जो है वो लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि काली के अंदर मेरे पास एक टूल है जो कि गिट हब पे किसी ने डेवलप किया हुआ है, कोई भी टूल हो सकता है कि आप लेट्स से कहते हैं कि वो वाईफाई क्रैकिंग का कोई कोई टूल जिसका वाईफाई एक वाईफाई क्रैकिंग का एक टूल है, तो वाईफाई के अंदर आप ये जो जिस तरह गेट हब है, ये अगर आपके पास जो है वो बेसिकली आता नहीं है उसके अंदर आपके क्या कहते हैं इसको काली के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं आता ये वाला टूल, या किसी ने डेवलप किया हुआ है, तो गिटहब से जाकर आप जो है ना वो आपने कैसे इंस्टॉल करना है, वो फिर उसकी जो एडवांस कमांड्स हैं उसका मैंने आपको एक प्रॉपर जो है वो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्विक व्यू ओवरव्यू में बता देता हूँ, ये तो टॉपिक यहाँ ही तक था। अब आपको मैं थोड़ा सा मेटास्प्लॉइट टेबल 2 के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जो कि वर्नेबल मशीन आप लोगों ने होपफुली डाउनलोड कर दी होगी, और वो उसमें आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो प्री कॉन्फ़िगर्ड मशीन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है आपके पास, ऐसा ही है ना? जी जी। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपका वो मशीन जो है ना वो जो कॉन्फ़िगर्ड मशीन मैंने आपको भेजी है वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ। ओके जी, आप इस तरह का कुछ आपके पास जो है ना वो आपके पास इस तरह जब डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इसी इसी तरह का इंटरफेस था। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आवाज़ आ रही है। ये तो किसी वीएम में आप चले गए ना? हाँ जी, देखिए आपने जब ये मशीन डाउनलोड की होगी, जो मैंने आपको आपको जो सेटअप भेजा था, आपको मैंने काली का जो है ना सेटअप खुद कराना था। ये जो मेटास्प्लॉइट टेबल 2 की मशीन मैं आपको खुद कॉन्फ़िगर करके दे रहा हूँ, ठीक है? अब जो मैंने आपको खुद कॉन्फ़िगर करके दी हुई है, इसके अंदर आपने जस्ट जो है ना ये VMX की फाइल होती है जो कि आपकी होती है इसकी क्या कहते हैं उसको, VMware की फाइल होती है। आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली ये VMware के ऊपर जो है वो आपकी वो काली लिनक्स जो मेटास्प्लॉइट टेबल 2 की मशीन है ये आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है? अब इस केस में एक सेकंड में VMX को दोबारा चला लेता हूँ। सर, ये कितनी मेमोरी और कितने वो जीबी स्पेस लेगी? जी, मेमोरी कितनी लेगी बाय ये बाय डिफॉल्ट ये देखिए आपके पास आ रही है ना इस तरह का, आपके पास जो है ना वो कुछ ओपन हो जाएगा। ये 1 GB मेमोरी अगर आप इसको दे दें, या हार्ड डिस्क इसको आप 8 GB भी दे दें तो इट्स इनफ फॉर यू, ठीक है? इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। पावर ऑन करने के बाद ये आपके पास GUI में नहीं है, ये आपके पास कमांड लाइन की मशीन है, क्योंकि इट्स अ वल्नरेबल मशीन, ठीक है? ये वल्नरेबल मशीन है, और ये वल्नरेबल मशीन जो है वो आप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑनलाइन जो मतलब ये जो मतलब ऑनलाइन जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको अलाउड नहीं है, उनके ऊपर अटैक या कोई भी किसी किस्म का जो है ना वो ये इलीगल है आपके लिए। तो आप एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट अपने लिए डेवलप करते हो, और वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट बनाते हो, और उसके ऊपर जो है ना वो परफॉर्म करते हो। उसका ये तरीका होता है कि अगर आप वो रिक्वायरमेंट से अगर आपको पता लग जाता है कि ये मशीन किस टाइप की है, तो आप एक अपनी भी एक उस टाइप की मशीन कॉन्फ़िगर करके आप अगर किसी को आपने डेमो दिखाना है या आपने उनको पीटी का प्रोजेक्ट लेना है, तो आप उसी तरह की मशीन जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड आपके सामने भी MSF admin लिखा हुआ है, या आप अगर आपको नहीं भी पता था, या आप क्रैक भी कर सकते हैं। MSF admin मैंने लिख देता हूँ। ये आपकी मशीन जो है ना वो हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है? अब ये है कि अगर आपने इस मशीन का IP ढूंढना हो तो दो तरीके, या तो आप इसकी कमांड लाइन के ऊपर ही देख लें, नहीं तो अगर आपको काली से अगर आपने देखना है तो एक आती है कमांड दैट इज कॉल्ड द नेट डिस्कवर, ठीक है? नेट डिस्कवर जब आप करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है वो सारी की सारी जो IPs हैं जो कि आपके नेटवर्क के अंदर चल रही होती है वो आपको बता देता है। अब इसके अंदर डेफिनेटली आपको वो वेंडर भी बता देता है। तो ये जो मैं आपको जो वेंडर VMware नजर आ रहा है, क्योंकि मशीन हमारी VMware के अंदर चल रही है, तो इसकी IP जो है ना वो 192.168.1.68 है आपकी, ठीक है? अगर आप इसको अगर चेक भी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आएंगे, इस मशीन के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये देखें
1.68 ही आपकी आईपी है, जो कि मुझे काली के अंदर भी पता लग गई थी। फिर आप डिफरेंट टाइप के अटैक्स इसमें स्कैनिंग कर सकते हैं, अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो कल की क्लास में देखेंगे कि इसके ऊपर किस तरह से स्कैनिंग हो सकती है और किस तरह के हम इसके ऊपर अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। कल का जो टॉपिक है वो आपका स्कैनिंग के ऊपर होगा और फिर हम वनरेबिलिटी असेसमेंट को देखेंगे, जो उसके जो डिफरेंट टूल्स है वो कैसे काम करते हैं। तो आपका जो अगली क्लास है वो इन चीज़ों के ऊपर होगी। ठीक है, ठीक है। ओके। होपफुली मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप बताई हैं, आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इंटरेक्टिव सेशन रहा है। जिनको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कोई क्यूरी हो तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। मैं इसके नोट्स भी जो है ना मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर, ताकि आपको इजी हो आपके लिए। जो हमने आज चीज़ पढ़ी है या समझी है, इसके लिए मैं लिस्ट कमांड्स भी दे देता हूँ आपको, और आपको जो आर्टिकल्स मैंने आज दिखाए हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको बाद में भी चीज़ें समझ आ जाए जो आज हमने पढ़ी है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। तो होपफुली लर्निंग सेशन आपके लिए होगा। अगर कोई चीज़ मजीद ऐड ऑन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप क्विकली बता दें, ताकि हम जो है ना वो फिर इसको वाइंड अप करें, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। मतलब आपके लिए इंफॉर्मेटिव था आज का सेशन। सर हेलो, ये बताइएगा कि ये जो वीडियो से लेक्चर्स बना रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमको या नहीं? देखिए आपको मैं चूंकि एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ जो है वो मैं लीड भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स को, तो आपको अभी सिर्फ जस्ट नो हाउ देनी है। इसके लिए कोई वीडियोस तो नहीं होंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको जो मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद आपने वीडियोस से तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, आपकी जाहिर सी बात है लेक्चर्स को देखेंगे वो नोट्स जो आप देंगे वो इन्फॉर्मेटिव होंगे। वो इन्फॉर्मेटिव होंगे, और उनसे आप जो प्रैक्टिस खुद से करेंगे ना वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो में मैं आपको करके दिखा दूंगा, तो वो फिर एक आपके लिए वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले जी, थैंक यू सो मच। मैं अपनी अगली मीटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। टाइम भी हमारा काफ़ी 20 मिनट भी ऊपर हो गए हैं, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, और होपफुली आपने आज लर्निंग की होगी। तो हम इंशाल्लाह जो है ना वो कल मिलते हैं 2 बजे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।